अब मैं आपको बता ही देता हूँ। देखिए राजनीति, अभी ये सवाल है मेरा अंबेडकर यूनिवर्सिटी वाले अभय जी से। राजनीतिक गलियारों में ना कोई प्रमाण लेके थोड़ी खबरें बताई जाती कि देखिए ये स्टैम्प पेपर मैंने लिख के दिया। मैं आपको बताऊं, चुनाव से पहले और उसके बाद लखनऊ, रायबरेली, कानपुर, उन्नाव, बनारस से संपर्क में था मैं, तो लोग मुझसे ऐसा कहते थे आपको कुछ आइडिया है क्या कि योगी जी चुनाव के बाद बदल दिए जाएंगे? तो मैं उनके ऊपर हंसता था। अभी वो मेरे ऊपर हंसते रहेंगे कि देखो बड़े पत्रकार बने बैठे हैं, इनको कुछ पता नहीं। चुनाव खत्म होते ही ये कलह शुरू हुई कि नहीं हुई? तो राजनीतिक गलियारों में जो चीज़ें चलती रहती, गांव जवार में जो लोग बात करते रहते, उसको ऐसे हल्के में नहीं टाल देना चाहिए। अब वो सामने लोगों को दिख रहा है, ये तो अफवाह है। अब मैं, ये तो अफवाह, सुनिए सर, आप फिर गलत समझे आप। ये बात एक महीने पहले किसी ने मुझसे की ऐसा चल रहा है क्या है, लेकिन इलेक्शन के बाद ये कलह हुई कि नहीं हुई, हटे नहीं हटे मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये कलह हुई, उस पर चर्चा हुई तो होगी। नहीं कला तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ सुलग रहा था। ठीक है ना। अब अभय दुबे जी उत्तर प्रदेश में कुछ चल रहा था, सब ठीक हो गया है या अभी भी चल रहा है? मूल सवाल सिर्फ यही है। देखिए मेरे पास तो कोई अंदरूनी जानकारी है नहीं, ना मैं कोई अंदर का व्यक्ति हूँ। जो खबरें अखबारों में छपती हैं वो मैं पढ़ लेता हूँ, जो टीवी पे सुनाई जाती हैं वो सुन लेता हूँ, और हमारे मित्र लोग जो खबरें सुनाते हैं वो भी सुन लेता हूँ। अभी भी सुन रहा हूँ जो साथी लोग कह रहे हैं, और मैं सबका सम्मान करता हूँ। मैं मानता हूँ सबकी उनके पास जो जानकारियां हैं वो जरूर सिक्काबंद जानकारियां होंगी। लेकिन मेरा परिप्रेक्ष्य इस पूरे मसले में दूसरा है। मेरा परिप्रेक्ष्य ये है कि उत्तर प्रदेश में पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने एक हिंदू राजनीतिक एकता बनाई थी, और कामयाबी के साथ बनाई थी। और मैं इसको आपके मंच पे भी बार बार कहता रहा हूं, मतलब आपको ध्यान होगा, एक बार नहीं मैंने कई बार इस बात को कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने एक असाधारण उद्यम करके एक राजनीतिक एकता बनाई, जिसके अंदर यादव और जाटव को छोड़कर हिंदू समाज के बाकी सभी हिस्से विभिन्न मात्राओं में शामिल थे। इसलिए वो एकता व्यापक भी थी, और उसने 4 चुनावों में बार बार, छोटे चुनाव और जोड़ दिए उसके साथ, पंचायत के, नगर महापालिका वगैरह के, लेकिन बड़े 4 चुनावों में लगातार भाजपा को वोट देकर अपने आप को मजबूत भी साबित किया। लेकिन इस चुनाव में हुआ ये कि वो राजनीतिक एकता बिखरती हुई दिखाई पड़ी। तो मेरा तो हमेशा मकसद ये रहता है कि वो राजनीतिक एकता क्यों बनी, और वो क्यों बिखरते हुए दिखाई पड़ी, और क्यों उसका जो बिखराव हुआ उसका निराकरण, यानी उसका उस समस्या को सुलझाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी करते हुए इस वक्त नहीं दिखाई पड़ रही है। मेरी दिलचस्पी का विषय ये है। अगर आप चाहें तो इस विषय में मैं कोई बात कह सकता हूं। सही है ना सर, बताइए अवधेश जी, वही तो सुनना है। अवधेश जी का नाम अभय जी। हाँ, तो मेरा मानना यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेतृत्व में 10 साल से नहीं, लंबे अरसे से जो शूद्र जातियां हैं और दलित जातियां हैं उनको एक आश्वासन दिया था कि आपको पॉलिटिक्स में एक लेवल प्लेइंग फील्ड प्राप्त होगा। भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मण बनिया ठाकुर की पार्टी नहीं है। वो आपको भी जो दूसरों को अवसर प्राप्त होता है वो अवसर आपको भी देगी। और उनकी इस बात पर इन जातियों ने मोटे तौर पर, किसी ने कम किसी ने ज्यादा, सबने भरोसा किया। और उस भरोसे के पीछे ये भी था कि जो दूसरी पार्टियां थी वो उनकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पा रही थी, लंबे अरसे तक वो उनको समर्थन करती नहीं थी, तो उन पर भरोसा किया गया। इस प्रक्रिया में धीरे धीरे राजनीतिक इतिहास के एक खास क्षण में ये एकता बननी शुरू हुई, और उसने अपने आप को 10 साल तक धीरे धीरे करके मजबूत भी किया। लेकिन इसी में कुछ और इस तरह की भी घटनाएं हुई जिसमें इस पूरी प्रक्रिया को कैंसिल करने की संभावनाएं थी, इस पूरी प्रक्रिया को गड़बड़ाने की संभावनाएं थी। वो जैसे एक घटना हुई कि आपने ईडब्ल्यूएस कोटा भारतीय जनता पार्टी लेके आई। ये एक बहुत बड़ी घटना थी। जब ईडब्ल्यूएस कोटा लेके आई तो जो कमजोर जातियां थी, जो आरक्षण के दायरे में भी ही पनपती थी, उनको लगा कि ये तो हमें वायदा नहीं किया गया था कि ऊंची जातियों को पिछले दरवाजे से घुसेड़ा जाएगा। ये तो हमें वायदा नहीं किया गया था। कहा किसी ने कुछ नहीं, आप चुपचाप रहे, उसका राजनीतिक असर भी नहीं दिखाई पड़ा। लेकिन सबके दिमाग में ये बात जरूर खनकी कि ये तो कोई वायदा नहीं हुआ, तो ये तो संविधान में लिखा हुआ है नहीं कि आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाएगा। तो अबे जी, ये जो कारण आप बता रहे हैं ये एक विश्लेषण का बहुत अच्छा तरीका है, लेकिन मैं ये जो समझा कि क्या जो अंतर कलह चले उसमें ये प्ले भी था क्या?
देखिए एक अंतर कलह पे मैं आता हूं ना। हाँ। अंतर कलह तो पराजय की वजह से चल रही है ना। हाँ। अंतर कलह के बीज पहले से मौजूद थे, पराजय की वजह से वो खुल के सामने आ गए हैं। तो पराजय की वजह क्या है, अगर इस पे दो बातें हम कर लेंगे तो अंतर कलह की वजह भी समझ में आ जाएगी, मेरा ये कहना है। ओके। अच्छा, हाँ, अब ये है कि इसकी वजह से जब विपक्ष ने संविधान बदल लेंगे इसका प्रचार किया, तो बड़ी तत्परता से इन जातियों ने विपक्ष की बात पे यकीन कर लिया, जो इससे पहले नहीं करती थी यकीन। तो भाजपा को सबको ये सोचना चाहिए कि विपक्ष ने सही प्रचार किया गया हो, गलत प्रचार किया गया हो, उस पर यकीन क्यों किया इन जातियों ने। पहली बात तो ये है। इसके बाद ये है कि जब 2017 में, अब मैं उस अंतरकलह की बात पे आता हूं, 2017 में जब आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाया गया था, तो उस वक्त प्रचार धीरे धीरे करके छवि ये प्रोजेक्ट की गई कि आदित्यनाथ जी बहुत ही मजबूत मुख्यमंत्री हैं, वो बुलडोजर चलाते हैं, वो ऑपरेशन लंगड़ा चलाते हैं, वो बिल्कुल किसी की डिगने वाले नहीं है, वो अपराधियों को दुरुस्त कर देंगे, और वो भ्रष्ट भी नहीं है, और भ्रष्टाचारियों को भी दुरुस्त कर देंगे, वगैरह वगैरह। और इस तरह एक बहुत ही शक्तिशाली मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी छवि प्रोजेक्ट की गई। जबकि असलियत कुछ और थी। असलियत ये थी कि पहले दिन से ही उत्तर प्रदेश की राजनीति की सत्ता की सारी बागडोर उनके हाथ में नहीं थी। उस उत्तर प्रदेश में सत्ता बहुकेंद्रीय थी। क्योंकि चुनावी नतीजे अच्छे आ रहे थे, हिंदू राजनीतिक एकता के कारण, इसका मैंने अभी आपके सामने जिक्र किया, इसलिए ये सब चीजें दब जाती थी। भाई आदित्यनाथ जी के खिलाफ ही 150 विधायकों का धरना हो रहा था, और आदित्यनाथ जी अपनी मर्जी के अफसर भी नियुक्त नहीं कर सकते थे, और कई केंद्र थे, दोनों उप मुख्यमंत्री एक केंद्र थे, संघ द्वारा जो नियुक्त लोग थे, जिन्होंने ठेका और वगैरह देने का पूरा जिम्मा अपने हाथ में ले लिया था, वो सत्ता का दूसरा केंद्र था। मतलब सत्ता के कम से कम मेरे निगाह में 4 केंद्र थे उत्तर प्रदेश में। तो और ये चीजें लगातार होती हुई प्रभावशाली चुनावी जीतों के तले दबती रही, ये कभी उभर कर सामने नहीं आई। लेकिन जैसे ही पहली पराजय हुई, ये तमाम बातें निकलकर सामने आ गईं। तो पूरी कलह की वजह ये है जी। और क्योंकि उस मुख्य वजह को, जिसकी वजह से ये कलह हो रही है, उसको संबोधित नहीं किया जा रहा है, उसको एड्रेस नहीं किया जा रहा कि क्यों कमजोर जातियों को दोबारा ये लगने लगा कि भारतीय जनता पार्टी लेवल प्लेइंग फील्ड देने की पार्टी नहीं है, बल्कि एक ब्राह्मण बनिया पार्टी है। जी, रामगोपाल जी, लगा उसकी वजह से आप जब उसको एड्रेस नहीं करेंगे तो यहाँ पर कलह इस तरह चलती रहेगी। फिर उसमें बहुत सारे माइक्रो छोटे छोटे कारणों को जिम्मेदार उसमें बताया जाएगा। ओके। और जीतें हो रही थी, उसका कारण बताया गया कि मोदी जी बहुत लोकप्रिय हैं, योगी जी नहीं, लोकप्रिय हैं। अभय जी एक मिनट आता हूं मैं आपके। देखिए, अगर गांव की तरह मौजूद है। अभय जी एक मिनट रुकिए ना। आपके विश्लेषण का आधार ये है कि हार जिन कारणों से हुई है, उसमें एक बड़ा कारण ये था कि जो पिछड़ी जातियां हैं, दलित जातियां हैं, उनके अंदर नाराजगी थी और वो हार के रूप में प्रस्फुटित हुई, इसलिए अंतर्कलह चल रही है। बट इसको अगर हम पैन इंडिया एक्सट्रापोलेट करते हैं तो ये थ्योरी फिट नहीं बैठती है। लेकिन एक मिनट, ये एनालिसिस के बारे में बात कर रहे हैं ना हम लोग, उत्तर प्रदेश के बारे में बात कर रहे हैं। नहीं, विषय तो सर फिर पैन इंडिया होगा ना। महाराष्ट्र के बारे में, मध्य प्रदेश के बारे में बात नहीं कर रहे हैं सर। अभय जी के बारे में बात कर रहे सुनो ना हैं। सर, भारत एक बहुत बड़ा देश है। हाँ। इसमें कहीं कोई चीज चलती है, कहीं कोई चीज नहीं चलती है। ये मानना कि सारे देश में ये चीज हमेशा चलेगी, ऐसा बहुत कम होता है। नहीं, जैसे अभय जी ठीक है, अब उत्तर प्रदेश के तर्क पे आप कहने लगे वो तो पूरे अभय जी सुनिए ना सर, एक मिनट सुनिए। तो आरक्षण का मसला केवल यूपी में थोड़ी है, आरक्षण एक राष्ट्रीय विषय है। अगर आरक्षण खत्म करने की धारणा लोगों तक पहुंच गई थी तो उसका असर फिर एक साथ पैन इंडिया में बीजेपी साफ हो जाती, 20 सीटें आनी चाहिए। लेकिन उसका असर खाली यूपी में इतना ज्यादा हो गया। ये आप बीजेपी की पराजय की जो व्याख्याएं की जा रही हैं, उसमें ये बहुत सुविधाजनक तर्क है कि सारे देश में एक सा प्रभाव नहीं पड़ा। हाँ। मैं इस तर्क से सहमत नहीं